Okay, so welcome once again. And in previous video we were discussing about osteoarthritis. तो उसके कुछ हमने पार्ट्स वगैरह देखे थे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट. तो इसे देख लेते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह क्या होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विथ इट्स क्लिनिकल फीचर्स. इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देख लेते हैं. इसमें से क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसको कहते हैं हम लोग नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है. अब ये क्या होता है, अब इनके अंदर अगर इस तरह का मतलब कि नोट्स वगैरह के अंदर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो इसके अंदर क्या क्या मतलब हमको दिखाई देंगे. हमको पेन होगी, दर्द होती है हमको. ठीक है. इसके साथ साथ स्टिफनेस यानी कि कड़ापन हो जाता है. ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में. और क्या होता है, स्वेलिंग्स होती है, स्वेलिंग्स हो जाएगी. जैसे हमने कहा था कि जो तमाम तरह के हमने कल बताया था जॉइंट्स के जंक्शन वगैरह होते हैं, तो जो IPJs जंक्शन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग्स हो जाएगी. ठीक. इसके अलावा क्या हो जाता है, एक नोड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेबर्डेंस नोड. हेबर्डेंस नोड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है. और हेबर्डेंस नोड के साथ साथ बॉडी के अंदर बोकार्ड्स नोड का भी फॉर्मेशन होता है. बोकार्ड्स नोड का भी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है. तो ये जो है ये आपका नोडल जनरलाइज्ड मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है. नेक्स्ट जो आता है आपका सेकंड जो है, सेकंड हम लोग कह सकते हैं इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. नी ओए यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी यानी कि हमारा घुटना. अब इसमें क्या क्या मतलब आता है, इसमें क्या चीज़ टारगेट होता है, ये क्या करता है, जो पटेलोफीमोरल और मीडियल टीबियोफीमोरल जो कंपोनेंट होते हैं उनको ये क्या करता है, टारगेट करता है. तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, टारगेट करता है पटेलोफीमोरल. ठीक है. एंड मीडियल टीबियोफीमोरल कंपोनेंट, इसको ये टारगेट करता है. इसके साथ साथ हमने बताया था कि बॉडी के अंदर और क्या क्या हो जाता है. इसके साथ साथ क्या और होगा, इसके साथ साथ नी में आपके पेन हो सकता है. जो आपकी नी है यानी घुटना जो है उसमें पेन होगा. उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जर्की कहा जा सकता है, जर्की एसिमेट्रिक गेट. जर्की एसिमेट्रिक गेट हो सकता है बॉडी के अंदर, यानी कि जर्क हो सकता है. और जो आपका मूवमेंट वगैरह है वो एसिमेट्रिक हो सकता है. ठीक है. उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं बॉडी के अंदर, उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स, वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स. जो आपके बॉडी के अंदर क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनके वीकनेस हो जाते हैं. और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सियन एक्सटेंशन, फ्लेक्सियन या फिर एक्सटेंशन, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सियन या फिर एक्सटेंशन, ये भी हो सकता है. तो ये सारे जो हैं ये आपके नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मतलब एक तरह से कहा जाए कि मार्क फंक्शन है.
अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड जो क्लिनिकल फीचर आता है वो आता है आपका हिप ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि हिप के अंदर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये टारगेट करता है जो आपके बॉडी के अंदर सुपीरियर एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ द जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट्स के हमारे बॉडी के अंदर सुपीरियर एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, ये मतलब हिप के अंदर जो सुपीरियर एस्पेक्ट्स होते हैं आपके जॉइंट के, उनको ये क्या करता है, टारगेट करता है आपका ये जो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके साथ साथ और क्या होगा, आपके हिप के अंदर पेन भी हो सकती है, ठीक है, पेन हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर एंटैल्जिक गेट भी दिखाई देता है। एंटैल्जिक गेट भी हमको दिखाई देता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, जो एंटीरियर ग्रोइन हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है एंटीरियर ग्रोइन, उसके अंदर क्या होती है, एंटीरियर ग्रोइन के अंदर टेंडरनेस हो जाती है। जो एंटीरियर ग्रोइन होता है उसके अंदर टेंडरनेस हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या हो जाता है, जो इंटरनल रोटेशन होता है उसका भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन ये भी हो जाता है। उसके बाद एक और इसके अंदर होता है, मतलब कि जो चौथा मैनिफेस्टेशन या फिर चौथा हम लोग कहें क्लिनिकल फीचर, ये होता है आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं अर्ली ऑनसेट। अगर अर्ली ऑनसेट हो रहा है, अर्ली ऑनसेट यानी कि जल्दी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सिंगल जॉइंट अफेक्टेड होता है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट में सिंगल जॉइंट बेसिकली क्या होता है, अफेक्टेड होता है, यानी कि एक ही जॉइंट जो रहेगा अफेक्टेड होगा। और या फिर अर्ली ऑनसेट जो है वो किस वजह से हो सकता है, ये प्रीवियस ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, प्रीवियस ट्रॉमा, यानी कि पहले की आपके अंदर बॉडी के अंदर किसी तरह की सर्जरी वगैरह है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर ये इफेक्ट कर सकता है। यानी कि ये क्लिनिकल फीचर हो गया जिसमें एक नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक, एक हो गया हमारा नी, एक हो गया हमारा हिप, और एक हो गया अर्ली ऑनसेट, यानी कि अगर जल्दी से इसका ऑनसेट हो रहा है, ये इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन नहीं, मतलब बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी हो रही है, तो ये इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल जॉइंट है वो इफेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ कोई पहले का ट्रॉमा वगैरह जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कि इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या बेसिकली करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपका आता है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपका आएगा एक्सरे। एक्सरे पता ही है, हड्डियों के लिए ही करते हैं। तो एक्सरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे के अंदर हम लोग कई चीज़ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं हम लोग इसके अंदर पीए व्यू ऑफ पेल्विस, पेल्विस का हम लोग पीए व्यू देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ठीक है। और क्या देखते हैं इसके अंदर, इसमें हम लोग स्टैंडिंग एपी, एंटीरियो पोस्टीरियर रेडियोग्राफ करते हैं, रेडियोग्राफ या फिर रेडियोग्राफी करते हैं। और ये जो होता है ये हम लोग बेसिकली टीबियो फीमोरल के लिए देखते हैं, टीबियो फीमोरल के लिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है जो एक्सरे इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू, जो कहते हैं फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू। तो जो फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू होता है वो बेसिकली किस लिए होता है, वो होता है आपके पटेलो फीमोरल के लिए। पटेलो फीमोरल नैरोइंग, यानी कि जो पटेलो फीमोरल नैरोइंग यानी कि
पतली हो जाती है, उसके लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया एक्सरे। इसके अलावा हम लोग FBC हो गया, ठीक है, ESR हो गया आपका, इरेथ्राइज सेडिमेंटेशन रेट, और C रिएक्टिव प्रोटीन, इनका भी लेवल जो हम लोग चेक करते हैं। ये सारे किस चीज़ के लिए होते हैं? ये होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन के लिए इनका लेवल जो है मेज़र करते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे क्या होता है, इनसे मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, नॉट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है, वैल्यू ऑलवेज कम्स नॉर्मल। जैसा कि हमने पहले बताया था, जब रेमेटाइड आर्थराइटिस बता रहे थे तो उसमें बताया था कि इनकी वैल्यू हमेशा नॉर्मल के आसपास आती है, तो इसलिए इससे कंफर्म नहीं होता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन, साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड को क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। तो अब जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो किस तरह का होता है, विस्कस विथ टर्बिडिटी, ठीक है, विस्कस विथ टर्बिडिटी, यानी कि बेसिकली साइनोवियल जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो विस्कस होता है और टर्बिड होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये इसकी इस तरह की कंडीशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ज़्यादा विस्कस और ज़्यादा टर्बिड जो होता है वो नहीं होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर CPPD, ठीक है, और बेसिक कैल्शियम क्रिस्टल्स आर फाउंड। ठीक है, इसके अंदर बेसिक कैल्शियम क्रिस्टल्स भी मिल जाते हैं, और CPPD का भी फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका डिपोजिशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, इसका भी डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसका डिपोजिशन किस में हो जाता है, डिपोजिशन इन साइनोवियल फ्लूइड, इनका डिपोजिशन हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड से, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग और क्या यूज़ करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का, इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। रेडियो आइसोटोप्स से हम लोग क्या करते हैं, बोन का स्कैन वगैरह करते हैं, के थ्रू बोन स्कैन्स वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं, बोन की रीमॉडलिंग, बोन की रीमॉडलिंग चेक करते हैं। तो यानी ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हो गया कि इसमें एक्सरे वगैरह करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह चेक करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें CPPD का हम लोग देखते हैं कि CPPD जो है ये एक्यूमुलेट हो गया है, यानी कि इसका डिपोजिशन कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है, उसके साथ साथ बेसिक जो कैल्शियम क्रिस्टल्स हैं उनका भी क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, बोन का स्कैन करके बोन की जो रीमॉडलिंग होती है वो चेक करते हैं। अब लास्ट जो आता है आपका, लास्ट आता है आपका इसका मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो एक बार मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट इसका देख लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, मैनेजमेंट के अंदर अगर हम पहली बात करते हैं तो वो है आपका पेशेंट जो है उसको मतलब उसकी कंडीशन के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, बताया जाए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज हर कंडीशन, ठीक है, यानी मैनेजमेंट जो पेशेंट होगा, पेशेंट को उसके कंडीशन के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। सेकंड जो आता है वो आता है आपका एक्सरसाइज। सेकंड क्या आता है आपका, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं,
स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एरोबिक्स एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग फिजियोथेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं अगर हमको इसका मैनेजमेंट करवाना है तो, यानी कि अगर इसको थोड़ा सही करना है। थर्ड बात करते हैं तो जो मतलब कि एडवर्स तरह की, मतलब कि बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको हमको रिड्यूस करना रहता है। तो थर्ड हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर्स, अब जैसे कि मैकेनिकल फैक्टर्स यानी कि जैसे सपोज वेट लॉस, जैसे कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो हमने बताया था कि जॉइंट्स वगैरह पे प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आएगी, जॉइंट जो है वो ख़राब होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मैकेनिकल फैक्टर है, जैसे कि वेट हमारा क्या हो जाएगा, एक मैकेनिकल फैक्टर है, हम लोग वेट वगैरह जो है उसे अपना मेंटेन कर सकते हैं, या फिर वेट ज़्यादा है तो उसको लॉस भी कर सकते हैं। चौथा आपका आता है ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। तो ड्रग्स के अंदर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग्स के अंदर हम लोग NSAIDs का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसको हम लोग पेन वगैरह के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग टॉपिकल ड्रग भी इस्तेमाल करते हैं, टॉपिकल यानी कि ऊपर से लेते हैं, ठीक है। और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स भी ले सकते हैं हम लोग, ओपॉइड्स भी ले सकते हैं। ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स पेन वगैरह को सप्रेस करने के लिए ले सकते हैं, और इसको हम लोग ओपिएट्स भी कहते हैं, इसके साथ साथ हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम लोग ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो हमने पहले बताया था कि हर चीज़ में अगर कुछ नहीं काम करता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ज़रूर काम करेगा। तो ये सारे ड्रग के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। पांचवा जो आपका लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपका सर्जरी आती है। सर्जरी के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सर्जरी के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पोस्चर वगैरह ख़राब हो गया है तो पोस्चर्स के अल्टरेशन के लिए हम लोग ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं फॉर पोस्चर अल्टरेशन, ठीक है। अगर पोस्चर जो है उसके अंदर अल्टरेशन मतलब हो गया है तो उसके लिए हम लोग हड्डियों का ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्जरी। दूसरा हम लोग जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आते हैं, यानी कि जॉइंट वगैरह का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब सर्जरी के अंदर हड्डी का ऑपरेशन करके अगर पोस्चर ख़राब हो गया तो वो सही कर सकते हैं। ड्रग में जैसे हमने बताया NSAIDs वगैरह हो गया, टॉपिकल भी लेते हैं ड्रग्स, ठीक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत सारे मैकेनिकल फैक्टर इसको रिड्यूस करते हैं, वेट लॉस मतलब करते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हो गया, एरोबिक्स हो गया, फिजियोथेरेपी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। या हम लोग सबसे मेन चीज़, हम लोग जो पेशेंट होता है, पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी बीमारी के बारे में कि आपकी कंडीशन ये है। उसके बाद उससे पहले हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे वगैरह करते ही हैं, एक्सरे तो आपका मेन पार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह होता है तो तमाम तरह के, जैसे FBC हो गया, ESR हो गया, C रिएक्टिव प्रोटीन है, इनका लेवल चेक करते हैं। पर इनका लेवल चेक करने में कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्या होता है कि इनका लेवल हमेशा नॉर्मली आता है चेक करने पर। और हम लोग साइनोवियल फ्लूइड का भी एस्पायरेशंस कर सकते हैं, यानी साइनोवियल फ्लूइड को हम लोग क्या करें, जॉइंट में से निकाल लें इंजेक्शन वगैरह के थ्रू, और फिर उसे हम लोग टेस्ट करें, उसकी टर्बिडिटी वगैरह देखें कि उसका गाढ़ापन कम तो नहीं ना हो गया है, या फिर उसके अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स वगैरह एक्युमुलेट हो गए हों। और हम लोग रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं बोन का स्कैन वगैरह करने के लिए, ठीक। ये हो गया। इसके पहले हमने बताया था पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि बोन के अंदर तमाम तरह के चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस में सबसे पहले हमने देखा था कि कार्टिलेज का चेंज हो रहा था, मतलब कार्टिलेज जो है वो चेंज हो रहा था। कार्टिलेज चेंज में हमने बताया था कि कार्टिलेज के अंदर मेशवर्क होता है, और मेशवर्क जो होता है वो किस चीज़ का होता है, टाइप 2 कोलेजन का होता है। ये टाइप 2 कोलेजन जो फर्दर जो अगर
आगे देखते हैं। तो ये बना होता है प्रोटियोग्लाइकेंस का, जिसके अंदर एग्रीकेन नाम का प्रोटीन होता है, जो फर्दर गैग से बन के बना होता है। गैग के अंदर हमने 3 तरह का बनाया था प्रोटीन, जिसकी वजह से ये मेशवर्क जो है तैयार होता है। अब इसी मेशवर्क के अंदर क्या होता है कि अगर 2 तरह के एंजाइम्स थे, एक कंस्ट्रक्टिव थे, एक डिस्ट्रक्टिव थे। अगर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो है वो क्या कर रहे हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन कॉन्ड्रोसाइट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या हो रहा था, ये मेशवर्क जो है, उस मेशवर्क की जो स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो उसकी ताकत थी वो ख़त्म हो जा रही थी। तो फाइनली जो हमारा जो बोन था, हमारा जॉइंट था, उसके अंदर ये फ़र्क पड़ रहा था। कार्टिलेज के अंदर तो ये हो रहा था, बाकी जॉइंट्स के अंदर यानी बोन्स के अंदर चेंजेस हमने बताए थे कि बोन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, रीमॉडलिंग हो जाती है बोन की, ठीक है, और फिब्रिलेशन हो जाता है, फिब्रिलेशन हो जाता है, वहाँ पे बोन जो है वो छोटे छोटे पार्ट में हो जाती है। प्लस हमने इसके बारे में बताया था कि वहाँ पे जब बोन वो होती है तो इसके अंदर जॉइंट माइस का मतलब की फॉर्मेशन होता है। जॉइंट माइस जो होते हैं वो क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और वो डिफॉर्मिटीज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमने बताया कि सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस का भी फॉर्मेशन हो जाता है हड्डियों के अंदर, जहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है। और अदर चेंजेस के अंदर हमने देखा कि कैप्सूल की थिकनिंग वगैरह हो जा रही थी, ठीक है, साइनोवियल हाइपरप्लेजिया हो जा रहा था और ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो इस तरह से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस टॉपिक जो होता है ख़त्म होता है। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ वन अनदर टॉपिक, दैट इज़ गाउट। सो गाउट की भी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी, एंड बाय दैट वीडियो वी विल बी फिनिशिंग आवर दिस पार्ट। बोन से रिलेटेड की जो डिजीज़ वाला पार्ट था वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।